हाँ जी, तो ये क्लास टेंथ का मैथ्स का ये एक पीवाईक्यू है। आप इसका यहाँ पर प्रश्न कोड देख सकते हैं। पीवाईक्यू है ये, 2024 का ये पीवाईक्यू है। आपके ये एग्ज़ाम जो 2025 में आप बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस पेपर के अंदर केवल हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि 20 एमसीक्यू है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है। आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको हम चलिए नीचे दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि ये बेसिक मैथ्स का पेपर है ये, है ना। ये बेसिक मैथ्स होता है, आपको पता है कि सीबीएसई के अंदर सीबीएसई का पेपर है बेसिकली ये। सीबीएसई के अंदर जो है कि एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होती है और एक बेसिक मैथमेटिक्स होती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्जाम बेसिक में है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनको बेसिकली एक आइडिया लगेगी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके अब आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको एक बेहतरीन आइडिया लगेगा और आपको एक नई फॉर्मेट मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये सेक्शन ए है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। देखिए, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अच्छा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? तो सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि 10 जो है ना, ये 10 जो है ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर हम लोग बोलते हैं जिसके 1 और उस नंबर के अलावा कुछ और भी उसके क्या हो, फैक्टर हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप कंसीडर करिए 4। 4 क्या है? 4 क्या फैक्टर देखिए, तो 4 का एक 1 फैक्टर होगा, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 खुद इसका फैक्टर है। 6 देखिए, तो 6 के भी बेसिकली 1 एक फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 एक खुद फैक्टर है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। आप कह रहे हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनका एचसीएफ बताना है। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर जो है कि आपको 10 हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करिए तो 4 हो गया। इसका आपको एचसीएफ बताना है, तो 4 इधर कर लीजिए, 10 यहाँ और निकाल दीजिए एचसीएफ। ये 2 बार में 8 होगा, यहाँ 2 बच्चे का माइनस करने पर फिर यहाँ पे ऐसे साइन लगाइए, 4 उतारिए, यहाँ पे 2 बार में चला जाएगा, 2 और कैंसिल हो जाएगा। यानी 2 जो है इसका क्या है, एचसीएफ है। ये छोटे क्लासेस वाली मेथड है। आपको यहाँ पर जो क्लास 10th के अंदर बेसिकली जो आप लोग एचसीएफ निकालना सीखे होंगे वो बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। ठीक है, जो पहले बचपन में जो करते थे उसी से हमने आपको करके दिखाया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया है जो इस प्रकार का है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ये देखने को मिला। अब आपको एक बात और पता होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है भाई, 1 होती है। देखिए यहाँ पे 1 का हाईएस्ट डिग्री कितना है, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है, y का भी 1 है। अब इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक बात है। इसमें ये मुझे k की वैल्यू निकालनी है जो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले में दिखा। तो ये आपका मान लीजिए ये फर्स्ट है इक्वेशन और ये आपका सेकंड है। हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और ये दोनों है ना, आपको इक्वेशन दिख रहा है, इनके बहुत सारे, इसके अनंत सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब आपको पता होगा कि 3 प्रकार की चीजें हम लोग देखते थे A1 A2 टाइप में रिलेशन को, जैसे कि ये A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ये ऐसा है, अगर ये लीनियर इक्वेशन इस प्रकार की चीजों को फॉलो कर रहा है, तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केवल ओनली 1 सॉल्यूशन कब होते हैं, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के। ठीक है, C1/C2 देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस इक्वल टू ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। उस केस के लिए आपको पता होगा कि A1/A2
इक्वल टू होता है b1/b2 के, पर यहाँ पे b1/b2 नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। तो ये आपके नो सॉल्यूशन के केस में होता है। यहाँ पे लाइनें जो होती है एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पर केवल वो ऐसे एक पॉइंट पे टच करती हैं। इसमें इनफाइनाइटली मेनी में आप देखते हैं कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, ठीक है ना। 30 प्रकार का लाइनें हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग देखें कैसे सॉल्व करें। तो ये कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, मतलब इसको वो ये जो ऊपर दोनों लिनियर इक्वेशन जो दिए गए हैं वो इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए a1 की वैल्यू क्या है, x से पहले यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आपको 1 दिख रहा होगा, 1। a2 में आइए यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 इक्वल टू b1 की यहाँ पर वैल्यू आपको 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे b2 की वैल्यू में k दिख रहा है, k लिख लीजिए। यहाँ पर ये आपको -4 दिख रहा है c1 में, तो यहाँ पर -4, और यहाँ पे ये -8 दिख रहा है, -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल होगा, 1/2 यहाँ पर भी हो गया। तो k की वैल्यू यदि हम 2 कर दें तो ये पूरा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 का केस बनेगा, ठीक बात है। तो यानी k की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो k की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए, होपफुली आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। 2 जो है रूट है इनमें से किसी एक का। अब रूट निकालने की आपकी कहानी पता है कि जो जीरोज होते हैं, बेसिकली रूट को हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। तो जो जीरोज होते हैं बेसिकली उसको आप अगर किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए तो उसको क्या कर देते हैं, उसको जीरो कर देते हैं। उसको हम लोग जीरोज बोलते हैं या रूट बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं। आप इसमें किसी में 2 भर के देखिए, जैसे फर्स्ट वाले में भरिए तो यहाँ पर आपको 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, -4 इंटू 2 प्लस 5। देखिए ये 4 -8 प्लस 5 हो जाएगा। इस केस में आप यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 9 -8, यानी कि ये तो 1 हो गया। तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इस इक्वेशन का 2 जो है जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से आप कर करके देखेंगे बारी बारी से, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो सी मिलेगा। क्यों मिलेगा, चलिए हम इसको करके भी दिखाते हैं। जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसको आगे करिए तो ये 2 इंटू 4 -14 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप यहाँ देखिए ये 8 -14 प्लस 6 इक्वल टू 0। देख लीजिए यहाँ पर 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 -14 0 के बराबर हो जाएगा, मैं 0 बराबर 0। यानी कि जो है कि 2 इस इक्वेशन का एक रूट है, क्योंकि इसे ये 0 कर दे रहा है, ठीक है। समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 11 में जब आप इसे जाते हैं तो सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेंशन किया गया है। वैसे 11 में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जीपी भी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एचबी भी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वगैरह टाइप की चीजें, और भी प्रकार के बहुत सारे सीरीज होते हैं जो आपको 11th में जाके पता लग जाएगा। यहाँ पर केवल हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी है। अब आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज होता है बेसिकली ये कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इस प्रकार के सीरीज को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या मेंशन किया गया है कि ये d की वैल्यू 4 है। d क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जो ए होता है, ठीक बात है। a7 की वैल्यू यहाँ पे 4 दी। a7 का मतलब क्या, a प्लस 6d, है ना। जो a7 क्या, सातवां टर्म क्या होगा, a प्लस 6d होगा, जो कितना दिया गया, 4 दिया गया है। d की वैल्यू आपको पहले से पता है, d कितना दिया, 6 इंटू डी की वैल्यू आपको -4 दिया गया है, इक्वल टू 4। तो आप यहाँ देखिए कि ये और ये -24 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू इधर, ये 24 इधर जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। तो ये 28 है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेसिकली बात कर रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5,4 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास हमने आपको लिए एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया। अब यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा, बेसिक आइडिया आपको पता होगा, इसका आपने फॉर्मूला जनरेट भी किया होगा। जैसे ये कोई डिस्टेंस, ये मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स, वाई है,
तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये x हो जाएगा, ये जो इसकी हाइट है y हो जाएगा। इन पे अगर आप पाइथागोरस लगा दें तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस मान लीजिए कि वो है, ये p है, तो ओरिजिन OP के बीच का डिस्टेंस पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको क्या पता है, जैसे कि पाइथागोरस इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस तरह से ओरिजिन का जो फॉर्मूला आता है, किसी पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में लिखते हैं। अब यहाँ जा ध्यान से देखिए, हमको ये पॉइंट दिए गए हैं, हमें बताना है ओरिजिन से डिस्टेंस। तो एक्स 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 और 6 1 हो जाएगा, ये 11 मतलब 1 आ जाएगा, और 3 एक 4 अंडर रूट 41 यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपका बी और नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में साइन ए की वैल्यू 3/5 दिया गया है, यहाँ से कॉट की ए की पूछा जा रहा है। तरीके बहुत सारे हैं, आपको क्लास 10th में ये ट्रायंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, जिसमें इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। अब आपको पता होता है कि जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये दे रखा है आपको 3/5, ठीक है। तो मतलब परपेंडिकुलर मेंशन है, हाइपोटेनस मेंशन है, बेस निकालनी पड़ेगी। पाइथागोरस पहले यहाँ पे लगा लीजिए, तो पाइथागोरस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात है ना, समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली हमको किसे निकालना था, हमें तो बेस निकालना था, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे पहले मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए, इसे मिटा लेते हैं, फिर समझते हैं। अब यहाँ पर हमको बेस यदि निकालना है तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना दिया है भाई, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर, और पी क्या है जी, पी देखिए आपको 3 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट कर दीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब 25 से 9 चला जाएगा, आपको पता है 16 होगा, और 16 का अंडर रूट का वैल्यू 4 होता है, यानी कि बी हमारा निकल के आ गया 4। अब हमको कॉट ए इक्वल टू आपको पता होगा, कॉट ए का जो ये परपेंडिकुलर जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आया, 4 आया, और परपेंडिकुलर कितना है, पहले से परपेंडिकुलर आपको 5 मेंशन है ऑलरेडी, नहीं 3 मेंशन है, तो 3, तो 4/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया है, ये किसके बराबर है, अंग्रेजी वाला पेज खोल लेते हैं हम लोग। ये देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब ये दिया है, बस पूछ रहा है किसके इक्वल है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको पता होगा 1 + 10 स्क्वायर ए की फॉर्मूला क्या होती है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, यानी, और 1 + कॉट स्क्वायर ए की फॉर्मूला जो होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, टोटल के अपॉन में 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर आपको पता है कि 1/कॉस स्क्वायर ए, और ये प्लस के मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, और यहाँ से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। आपको होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चले, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बेसिकली क्या है, इसे हमें यहाँ पर, ये एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए 2 और 10 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, और यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो 2/√3, और ये टोटल में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2/√3 टोटल के अपॉन में, ये तो 3 माइनस 1, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3, तो यहाँ पे 2/√3 और टोटल का अपॉन में
2/3, फिर ये हो जाएगा 2/√3। आपको पता है ऊपर जाके पलट जाता है तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी 3/√3 आया। ठीक है, √3/3 को इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसके लिए आपको पता होगा कि रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं जिसमें √3/√3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये आपको 3√3 अपॉन में ये √3 का 3 से दिख जाएगा, 3 बन जाएगा ना, √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 बचेगा। अब √3 यहाँ तो मेंशन नहीं है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि √3 वैल्यू किसका होता है। तो √3 वैल्यू आपको पता है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। जहां हो करेक्ट कर लीजिए, तो सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। A quadratic polynomial the sum of whose zeros is -5। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है, -5, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है भाई -5। ठीक है, देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया है, ये दिया है 6 दिया है। पूछ रहा है पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार के हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर के कांस्टेंट लगाते हैं, कोई बात नहीं, के की जनरली यूज करके नहीं दिखाया जाता। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी भाई, तो -5 थी। यहाँ बगल बगल में x लगाइए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। यहाँ बगल में 6, तो x² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5x प्लस 6। देखिए ये ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4 आर। अच्छा, इसका हमें जीरोज निकालना है कि जीरोज क्या होगा। अब जीरोज निकालने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक बात है ना। और दूसरा जो होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते हैं, बेसिकली आप जिसे श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a है ना, इस तरह से। और ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप ऐसे 4 टर्म बना देते हैं और उसके अंदर आप कॉमन ओमन करके निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसे ऐसा नहीं करेंगे, हम इसके लिए टेक्निक का एक इस्तेमाल करेंगे। टेक्निक क्या है, बेसिकली आप लोग को आइडिया होगा कि मतलब कि अगर जीरोज निकालने हैं तो ये ऑप्शन में जीरोज ही तो दिए होंगे, इनमें से जिससे ये पूरी तरह से जीरो हो जाता हो, है ना, वही हमारा जीरोज हो जाएगा। तो आइए इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ बातें पहले देखते हैं। अब थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस होगी, लेकिन आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना या क्वाड्रेटिक करना, तो हम इसे ऐसे ही करके आसानी से कर सकते हैं। तो 1/3 भर यहाँ पे, तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस 11x 1/3 कर दीजिए, -4 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए इसे। 3 इंटू 1/9 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 11/3 -4 हो जाएगा। ये 3 से 9 कैंसिल कर दीजिए, दो बार में ही होगा ना, कि 3 बार में होगा, 3 बार में होगा जी। तो ठीक है, तो 1/3 प्लस 11/3 -4, नीचे एक दे दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 3 इसका एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 11, और यहाँ पर आपका एलसीएम में देखिए 3, तो 3 यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 12 अपॉन में 3, यानी कि 0/3, यानी कि 0। यानी हाँ, 1/3 जो है इसका एक जीरो तो है, क्योंकि इसको आपने देखा इसने 0 कर दिया। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी और डी तो करेक्ट नहीं हो सकता। अब आपको सी बचा है। ए के अंदर आपको 4 दिख रहा है और सी के अंदर आपको एक -4 दिख रहा है। तो अगर आप -4 को ले रखें, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको -4 यहाँ पर रख के देख सकते हैं, जैसे कि 3 इंटू -4 का स्क्वायर कर लीजिए, एंड प्लस 11 इंटू -4 कर लीजिए, और -4 कर दीजिए। आप यहाँ पे देखिए कि 3 इंटू 16 हो जाएगा, एंड यहाँ पे -44 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, -44 -4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 40 से यहाँ चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 44 -44। आप देखिए 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसको 0 कर दिया यहाँ पे, यानी कि 1, -4 जो होगा इसका एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा भाई कि द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज, अच्छा, इज गिवन इन अ फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये टेबल वेबल बना दिया है, इसमें द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो मॉडल क्लास का तो कोई इशू है नहीं। मॉडल क्लास में जिसकी आ, बारंबारता, कहने का मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो मॉडल क्लास होता है। तो ये देखिए 22 ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी इसके लिए मॉडल क्लास हमको तो निकल गया। मॉडल क्लास इसका आ गया 0 से 10। ठीक है, अब इन केस ऑफ आपको मीडियन का क्लास निकालना है। ठीक है, पता करना है मीडियन क्लास क्या होगा। तो सबसे पहले आपको आइडिया होगा कि हम इससे क्या करते हैं, बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये बेसिकली नंबर ऑफ डेज तो एक फ्रीक्वेंसी है, इससे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की एक यहाँ पे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आइए हम आपको बताते हैं। क्या करना है बेसिकली, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए और ये ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 22 का 22 कर दीजिए, यहाँ पर ये 22 और प्लस 10 कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 और 8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 और यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे 22 का 22 लिख दिया और 22 और 10 जोड़ के यहाँ लिख दिया, है ना। वैसे ही 10 और मतलब कि 32 और 8 जोड़ के यहाँ लिख दिया, वैसे ही 40 और 15 जोड़ के यहाँ लिख दीजिए तो 55 हो जाएगा। वैसे 55 और 5 यहाँ 60 हो जाएगा, 60 और 6 यहाँ पे 66 हो जाएगा। ठीक बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये 55 5 60 और 60 6 66, ठीक है ना। इनको जोड़ के देखिएगा तो यहाँ पे 66 ही आने चाहिए। देखिए 22 10 कितना होता है, 32 8 40, 40 और 15 55 और 60 और 6 66। तो ये 66, ये बेसिकली एन की वैल्यू है, 66 एन की वैल्यू है। अब आपको क्या करना होता है कि n/2 मॉडल क्लास पता करने के लिए n/2 करना होता है, तो ये आपको 33 मिलेगा। अब देखिए 33 इसमें आइए, 33 देखिए कहाँ होगा, तो 33 बेसिकली आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस 40 का 40 में देखने को मिलेगा। इससे जो जस्ट ज्यादा वाला होता है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, टैग करते हैं जस्ट उसके तुरंत बाद वाला, तो 40। तो इसका मॉडल क्लास क्या है, 20 और 30। यानी देखिए अभी आपको पता चला कि जो मॉडल क्लासेस है, मतलब मोड का जो क्लास है वो आपको आया 0 और 10, और जो मीडियन का क्लास है वो आपको आया 20 और 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ अ मॉडल एंड मीडियन क्लास, इसका हमको बताना है। तो 30 में से 10 को माइनस कर दीजिए तो 20 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बातें कर रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन, अच्छा, पी ऑफ ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ठीक है। अब जरा सोचिए, प्रोबेबिलिटी क्या 0 से कम हो सकती है, कभी हो ही नहीं सकती। एक से ज्यादा हो सकती है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। -1 1 के बीच कभी नहीं। ये 0 और 1 के बीच हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, हमने 12 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, आइए 13 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बेसिकली 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर है भाई, और इसका टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। हेमिस्फीयर कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है ना, ये कुछ हेमिस्फीयर इस प्रकार का दिखता है। ठीक बात है, अच्छा, उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर का। ठीक बात है, टोटल सरफेस हमें बतानी है। अब देखिए, मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक है ना। अब स्फीयर का यदि मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कर्व सरफेस एरिया, कोई कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r² होगा। इसका कोई पूछता है टोटल सरफेस एरिया, ये भी क्या हो जाएगा, 4 पाई r² होगा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ अगर आपसे कोई पूछता है कि हेमी सर्कल का जो हेमी स्फीयर है, इसका आप बताइए कब सरफेस एरिया, तो कब सरफेस एरिया में मतलब ये वाला एरिया कवर आप करेंगे, तो ये वाला कितना है बेसिकली 2 पाई r²। लेकिन अगर पूछ ले
कि टोटल, तो ये ऊपर वाला भी आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला भी, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हेमिस सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा। चलिए 3 पाई में आंसर लिखा है तो पाई को हम लोग वैल्यू नहीं भरेंगे, पाई को पाई लिख देते हैं, और आर स्क्वायर तो 7 × 7। अब कितना हो जाएगा ये, तो आपको 31 × 7 पाई, ठीक है, यहाँ कर दीजिए 7 का 7, और ये कितना हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, हाँ, और ये 7 × 2 = 14 हो जाएगा, ठीक है, 114 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 14 की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बातें कर रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक बात है ना, डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में मान लीजिए कोई एंगल है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक बात है, ये रेडियस कितने का, 121 सेंटीमीटर का। तो अब ये वाला ये भी एक सेक्टर है, तो ये कितना होगा, तो 360 का पूरा होता है, 120 का ये माइनर है, तो यहाँ से 0 और ये 4 और यहाँ पे 2, 240 डिग्री का। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या बताना है, बेसिकली डिफरेंस बतानी है, और रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल पता होगा कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि R1, ये R1 और नहीं होगा, जैसे कि आप ऐसे देखिए, तो ये आपको एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आर तो दोनों में सेम ही होगा ना, तो उसका कोई इशू तो है नहीं, तो लेकिन थीटा जो है वो बदल गया है, थीटा 1 एक मान लीजिए और एक दूसरे को थीटा 2 मान लीजिए, 360 और पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेसिकली आप कर क्या लीजिए, यहाँ पर आप ये जो है कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 को कॉमन कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिखेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, जैसे कि अब देखिए पाई आर स्क्वायर रखिए, 360 रखिए, और इंटू थीटा के 1 की वैल्यू कितनी मान लीजिए, 240 है, और ये 120 है। अब यहाँ से आप देखिए कि ये पाई आर स्क्वायर 360, और ये आप यहाँ से करें तो 0 से 0 चला जाएगा, एंड 4 से 2 2 बार में चला जाएगा, 2 से 2 2 से 1 आपको 1 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 21 दी गई है ना, तो 21 इंटू 21 और अपॉन में कितना 3, ठीक बात है ना। आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, और भी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 22/7 इंटू 21 है ना, और अपॉन में 3 ऐसे, तो 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए 3 बार में, और 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, और 22 में 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 22 में 21 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 462, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है भाई कि द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 इन टू वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें क्या सही होगा, अभी हम कुछ देर पहले आपको इसी में हम आपको ऊपर बता रहे थे कि अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नॉट इक्वल टू हो c1/c2 के, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो बेसिकली यही हमारा रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर की बात कर लें,
तो ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 60 नंबर क्वेश्चन बेसिकली ये बातें कर रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट दो दिए गए हैं, पी ए और पी बी, ये दोनों क्या है आपके टेंजेंट है, ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सर्कल विद सेंटर वो है इसका, ठीक है, इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री है ना, तो हमको ये एंगल बतानी है ए बी ओ की वैल्यू कितनी। अब देखिए ये जो 80 दिख रहा है तो ये भी हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। आपको पता है कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी यहाँ पर कितने 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। आप चाहे तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बेसिकली कि लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड, सेकंड कहते हैं, ठीक बात है, सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कोई लाइन सेकंड करती है इसको सेकंड बोलते थे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बातें कर रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन बातें कर रहा है कि इफ अ पोल 60 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन, मतलब एंगल बताने की बात है। तो ये कुछ मान लीजिए कि क्या है, पोल है जो 6 मीटर है, ठीक है ना, और इसका शैडो कहाँ जा रहा है भाई, 2√3 जा रहा है, ठीक है ना, मीटर जा रहा है, तो ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल बताइए कि कितने डिग्री का होगा। आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये आपको बेस है, तो टेन थीटा से आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, दिस इंप्लाइज ये टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 6 है और बेस कितना है 2√3 है, इसे 6 से इसे 2 से 6 को कंसिडर करें 3 बार में, तो आपको दिस इंप्लाइज आपको टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 3 अपॉन में √3। इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो ये 3√3 अपॉन में √3 कर दीजिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि 3√3 अपॉन में ये √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आपको √3 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज आपको जो टेन थीटा की वैल्यू है वो क्या मिली √3 मिली। अब आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू √3 को हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू कितना निकल के आ गई 60 डिग्री निकल के आ गई, ठीक है, ये हमारा करेक्ट। ये 10 से 10 को आप कहते हैं कैंसिल हो जाता है ऐसे करके, जनरली ऐसे करते नहीं है लेकिन मतलब टेन थीटा, तो यहाँ कंपेरिजन करें तो थीटा को 60 डिग्री लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बातें करें। ये क्वेश्चन बेसिकली एसर्शंस और रीजन बेस्ड है, दो क्वेश्चन 19 और 20। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, ठीक बात है ना, बेसिकली बीपीटी की बात कर रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम की बातें कर रहा है, ठीक है, करेक्ट जा रहा है। पैरेलल लाइन कैन नॉट बी ड्रॉ एनी साइड ऑफ ट्रायंगल, ये तो गलत हो रहा है, तो यानी इसके लिए हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में देखिए असर्शन ट्रू होता है, रीजन फॉल्स होता है, ठीक है। यहाँ देखिए असर्शन क्या कह रहा है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है, तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये बेसिकली आपको y एक्सिस पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यही है ना कि यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा y है, यहाँ आपको 0,4 देखने को मिलेगा, और ये अगर x है और ये 0 है तो ठीक है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन वाई एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इस वाले पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसीलिए तो ये ऐसा होता है, तो बिल्कुल इसके लिए करेक्ट ए हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए आपको पता होगा बेसिकली कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जैसे कि बोथ एसर्शन ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है, होपफुली आपको समझ आए होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।